हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। भारत की संविधान से एक और उपयोगी वीडियो फिर से लगभग 100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें आप लोगों को विद फैक्ट ये 100 क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। लगातार हमारी इस पर जो वीडियोस है वो आप लोगों को मिल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी तैयारी बहुत ही मजबूती से करा रहे हैं। आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही जुड़ जाना है अपनी इसी प्रकार की तैयारी के लिए। सबसे पहला सवाल देखिए, 24वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्टार मार्क कर लीजिए, उपयोगी सवाल होगा। तो जो 24वां संविधान संशोधन है दोस्त, वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार भारत की संविधान के भाग 3 में दे रखे हैं। भाग 3, अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों से ही संबंधित है। भारत के संविधान में 22 भाग हैं, वर्तमान में 25 भाग हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट कवर करते हैं। 24वां संविधान संशोधन मूलभूत अधिकारों से संबंधित है। ठीक है। 24वां संविधान संशोधन 1971 के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वे संविधान के किसी भी भाग को जिसमें मूल अधिकार भी शामिल हैं संशोधित कर सकती है। भारतीय संविधान में कुल 6 मूलभूत अधिकार हैं। पहले ये 7 थे, लेकिन 31 नंबर आर्टिकल में दे रखा था संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया, तभी 31 पे निर्सित लिखा आता है और उसे आर्टिकल 300 के तहत 300 कै के तहत उसे आपका कानूनी अधिकार विधायी अधिकार बना दिया गया। लेकिन अब कितने हैं? 6, जिसमें एक समानता का अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति शिक्षा का अधिकार और छठा नंबर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्त आगे बढ़िए। संविधान की किस अनुसूची में इसके अंतर्गत मान्य भाषाएं सूचीबद्ध हैं? 22 भाषाएं भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में शामिल हैं? जब संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी। ये 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं, इसलिए ए विकल्प दोस्त इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को उल्लेख है। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में जगह दी गई थी। इसके पश्चात वर्ष 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। वर्ष 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। उसके बाद वर्ष 2003 में 92वां संविधान संशोधन जो कि प्रभावी हुआ 2004 से, इसके अंतर्गत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को भारत के संविधान में ऐड किया गया था। आगे वह प्रधानमंत्री कौन है जिनका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा? इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा। सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल किसका रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। याद रखिएगा, बी ऑप्शन, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आगे इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964, लगभग 16 वर्ष 286 दिन तक रहा था। वे अपनी मृत्यु तक सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहे। 1964 में दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया था। ठीक है ना। इनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने थे। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें से। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्यपाल वो व्यक्ति होता है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है, और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है स्टेट में महाअधिवक्ता। राज्यपाल बनने के लिए आयु चाहिए 300 नहीं 35 वर्ष, और राज्यपाल का जो पद का उल्लेख है वो आर्टिकल 153 में दे रखा है। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है दोस्त वो 5 वर्ष का निर्धारित होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद तक बना रहता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है जिसकी नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्ष बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है, लेकिन एक राज्य का राज्यपाल किसी और राज्य का राज्यपाल भी हो सकता है।
किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। भारत की रक्षा बलों की सर्वोच्च कमांडर कौन है ना? सर्वोच्च कमांडर भारत का पहला नागरिक है ना, तो वो भैया कौन है जरा बताइए? भारत का राष्ट्रपति। तो 5 नंबर में डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख आर्टिकल 52 में है। राष्ट्रपति बनने के लिए आयु 35 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है दोस्त। आगे इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए, भारत की रक्षा बलों में सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है। संविधान का अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर बनाता है ना। राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं और इनकी नियुक्ति जो प्रमुख होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। किसी दूसरे देश के साथ युद्ध होता है तो उसकी घोषणा राष्ट्रपति करता है। साथ ही युद्ध के दौरान शांति की घोषणा का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय है ना अशांति समझौते दे रखे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जाता है? उपयोगी सवाल है, सवाल नंबर 6। तो देखिए, अगर हटाने की प्रक्रिया है तो संसद यानी पार्लियामेंट ये काम करेगी। संसद भारत के संविधान के आर्टिकल 79 में है, ये चीज भी याद रखिएगा। संसद के अंग पूछे तो 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के सदन पूछे तो 2, लोकसभा और राज्यसभा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। इस आदेश को संसद के दोनों सदस्यों के विशेष बहुमत अर्थात सदन की कुल सदस्यता का बहुमत एवं सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक होता है। उसे हटाने का अधिकार दुर्व्यवहार या फिर अक्षमता का होना चाहिए, यानी उसने कानून के नज़र में कोई ऐसा तुष्टीकरण का काम किया हुआ होना चाहिए। भारत में नई राजनीतिक दलों को स्वीकृति दी जाती है। नए राजनीतिक जो दल होते हैं इनको स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है जरा बताइए? सवाल नंबर 7। तो ये स्वीकृति दी जाती है चुनाव आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा दलों की स्वीकृति मिलेगी। भारत में नई राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग द्वारा स्वीकृति दी जाती है। राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बनने के लिए एक दल को पिछले चुनाव के दौरान राज्य विधानसभा या लोकसभा में मतदान के वैध वोटों का एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशत या निश्चित संख्या में सीटें हासिल करनी होती हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है? तो कितनी आयु चाहिए कम से कम? तो कम से कम 35 वर्ष चाहिए भाई, है ना। 35 वर्ष की आयु चाहिए। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के पद के बारे में उल्लेख करता है, ठीक है। आर्टिकल 58 योग्यता के बारे में। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ साथ राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण ना किया हुआ होना चाहिए। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण, उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल होता है कौन सा? सवाल नंबर 9 बहुत ही बढ़िया सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल है तो वो भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद जो होगा ना, वो उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल होता है दोस्त। उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद शामिल है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मामलों में इसका मूल क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 131 के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य उन विवादों की सुनवाई की जा सकती है जिनमें कानून या तथ्य का प्रश्न निहित हो और जिन पर राज्य या केंद्र के कानूनी अधिकार का अस्तित्व निर्भर करता है। आगे बढ़िए। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब तक लागू रह सकता है जब तक संवैधानिक तंत्र असफल हो गया हो, है ना। चलिए, तो ये कह रहा है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब तक लागू किया जाता है जब तक संवैधानिक तंत्र असफल हो गया हो, तब तक, ठीक है। तो 10 नंबर में सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग
18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध उल्लिखित हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया। राष्ट्रीय आपात 352 आर्टिकल, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात आर्टिकल 360। ये अनुच्छेद पूछे जा चुके हैं, उपयोगी हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश 1, 2, 3 आर्टिकल है ना कि अवधि कितनी हो सकती है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो 6 माह और 6 सप्ताह, ये दोनों अवधि उसकी हो सकती है। तो बी विकल्प 11 के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितनी अवधि, 6 माह और 6 सप्ताह इसकी अवधि हो सकती है। अध्यादेश ऐसे कानून होते हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति है ना द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, जिसका संसद के अधिनियम के समान प्रभाव होता है। इसे केवल तभी तक जारी किया जा सकता जब तक संसद के सत्र यानी संसद सत्र में ना हो। इस अध्यादेश के पारित होने के 6 सप्ताह से 6 महीने के अंदर संसद में पेश होना अनिवार्य होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अध्यादेश रद्द कर दिया जाता है। किस संशोधन द्वारा भारत की संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन था। 1976 में ये संविधान संशोधन हुआ। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 एक महत्वपूर्ण संशोधन है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। भारतीय झंडा संहिता 2002 के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय झंडे की सबसे छोटी मानक नाप क्या थी? 2002 के अनुसार तो वो कितनी थी? 150 मिमी यानी मिलीमीटर से है ना 100 मिमी है ना, याद रखना ये चीज़। भारतीय झंडा संहिता 2002 के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय झंडे की सबसे छोटी मानक नाप 150 मिलीमीटर से है ना 100 मिलीमीटर की है। भारतीय झंडा संहिता 2002 में राष्ट्रीय ध्वज को फहराने व प्रयोग करने के बारे में दिए गए निर्देश। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर, सबसे बीच में जो बीच में होता है वो होता है सफ़ेद, हरा सबसे नीचे होता है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछा जाता है 3:2 होता है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होता है जिसमें 24 तिल्ली होती हैं, अशोक चक्र है ना। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। आगे बढ़िए। भारत की संविधान की प्रस्तावना में इसकी परिकल्पना की गई है। तो किसकी परिकल्पना? सवाल नंबर 14 उपयोगी बनेगा। प्रभुत्व संपन्न, जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणतंत्र की परिकल्पना की गई है संविधान की प्रस्तावना में, और यह आत्मा कहलाती है प्रस्तावना। भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी गणतंत्र की परिकल्पना है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 है ना के प्रस्ताव पर आधारित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है और विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना संविधान का सार मानी जाती है। संविधान की मसौदा समिति, जिसे प्रारूप समिति कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति जिसमें सदस्य संख्या 7 थी और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। देखिए, वर्ष 1947 में संविधान सभा ने संविधान का मसौदा यानी प्रारूप तैयार किया। भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया। मसौदा तैयार करने में 2 साल का समय लगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को पारित किया। ठीक है। 26 नवंबर को कानून दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में 26 जनवरी 1950 को ये प्रभाव में आया, यानी कि ये लागू हुआ था और देश को संविधान मिल गया था। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता 108 आर्टिकल। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन करता कौन है उसकी अध्यक्षता? उपराष्ट्रपति। तो 16 नंबर के लिए डी ऑप्शन, सॉरी उपराष्ट्रपति नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है? बुलाता राष्ट्रपति है। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और सदन के कामकाज का संचालन करता है। वह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है।
वह सदन का अनुशासन और मर्यादा बनाए रखता है और इसमें बाधा पहुंचाने वाले सांसदों को दंडित भी कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा का सभापति व अधिष्ठाता होता है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किस संशोधन अधिनियम द्वारा स्थानीय सरकारी निकायों के चुनाव को अनिवार्य कर दिया गया? सवाल नंबर 17 बढ़िया सवाल है भाई। तो सवाल नंबर 17 के लिए सही आंसर रहेगा बी ऑप्शन। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय सरकारी निकायों के चुनावों को अनिवार्य कर दिया गया था। देखिए 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन स्थानीय सरकारी निकायों के चुनाव को अनिवार्य कर दिया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया। यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के संबंध में एक बड़ा कदम था। स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से इस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया था, भाग 9, है ना। पंचायतों के विषय में संबंधित है ये, और संविधान के इस भाग में जो अनुच्छेद 243 से 243 तक का अनुच्छेद किया गया है ना, दिया गया है। ये चीज़ याद रखना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था? हटाने की बात थी। 44वां संविधान संशोधन था जिसके तहत हटाया गया था 1978 में। अच्छा, ये हटा तो दिया गया था। पहले अधिकारों की संख्या थी 7, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में वर्णित था, और अब इसे 300 कै के तहत हमारा कानूनी अधिकार जो है वो बना दिया गया। ये चीज़ याद रखिएगा। जरा यहाँ पे पढ़िए 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, हाँ, तो इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार जो है अब वो हमारा कानूनी अधिकार है आर्टिकल 300 कै के तहत। ये चीज़ याद रखिएगा, 300A के तहत, ठीक है। और पहले 31वें अनुच्छेद में शामिल था भारत के संविधान के। आगे देखिए, भारत का संघ लोक सेवा आयोग संविधान की अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो कौन सा अनुच्छेद था जिसके अंतर्गत स्थापित किया गया था? आर्टिकल 315। आर्टिकल 315, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है भैया। तो भारत का संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी अनुच्छेद 315 के अंतर्गत स्थापित किया गया। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के संघ का प्रावधान है, गठन का प्रावधान है। संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। लास्ट सवाल है, खालिस्तान में संसद द्वारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब बनाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन जो था, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए 1976 में। ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए 1976 में संसद द्वारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया गया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, है ना, लघु संविधान भी कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। के तहत संविधान में एक नया भाग 4 कै, है ना, भाग 4 कै और 51 कै मौलिक कर्तव्य जिसमें शामिल हैं, जिनकी संख्या कितनी थी? देखिए मौलिक कर्तव्य 1976 में 10 थे, लेकिन जैसे ही 2002 86वां संविधान संशोधन आया तो संख्या कितनी होगी? 11। मौलिक कर्तव्य कितने हैं हमारे? 11। कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए। ये चीज़ याद रखिएगा। 51 कै जोड़ा गया था 1976 में, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन था ये। और भाग 4 कै आर्टिकल 51 कै, सॉरी हाँ, आर्टिकल 51 कै और वो था पार्ट यानी कि भाग 4 के अंतर्गत ये जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं ये जोड़े गए। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और जोड़ दिया गया। वर्तमान में 11 हैं। पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से ये प्रेरित हैं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।